इंडिया में हर साल 80 मिलियन टन्स का गार्बेज प्रोड्यूस होता है। इस 80 मिलियन में से 70% गार्बेज की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है और ये बचा हुआ 70% गार्बेज गार्बेज डंपिंग साइट्स पर इकट्ठा होता जाता है और देखते ही देखते ये डंपिंग साइट्स कचरे के बड़े बड़े पहाड़ों में तब्दील हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बंसल और आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल। एंटनी वेस्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट के सेगमेंट में ऑपरेट करती है। चांसेस काफी हाई हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है और करेंटली इस कंपनी के शेयर्स भी काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 की पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एंटनी वेस्ट एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है। उसके बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने हर एक टॉपिक का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस सेगमेंट में कंपनी घरों से गार्बेज कलेक्ट करती है और इस गार्बेज को ले जा करके लैंडफिल्स में डंप कर देती है। कंपनी का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है वेस्ट प्रोसेसिंग। इस सेगमेंट में कंपनी म्युनिसिपैलिटीज को अलाउ करती है कि आप अपने शहर का गार्बेज हमारे लैंडफिल्स में डंप कर सकते हैं और इसके बदले में वो म्युनिसिपैलिटी से एक फी चार्ज करती है और इस फीस को टिपिंग फीस कहा जाता है। इसके बाद जो भी गार्बेज कंपनी के लैंडफिल्स में आता है वो उस गार्बेज को यूज करके कॉम्पोस्ट यानी कि खाद और आरडीएफ प्रोड्यूस करती है। आरडीएफ एक तरह का फ्यूल होता है जिसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। कंपनी का तीसरा बिजनेस सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स। इस सेगमेंट में कंपनी म्युनिसिपैलिटी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उनके लिए वेस्ट प्रोसेसिंग के सिस्टम्स डेवलप करती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स सेगमेंट में कंपनी बहुत सारे शहरों में मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो कंपनी के 62% रेवेन्यूज कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से आते हैं, 27% रेवेन्यूज वेस्ट प्रोसेसिंग सेगमेंट से आते हैं और बचे हुए 11% रेवेन्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स के सेगमेंट से आते हैं। इंडिया में लगभग 3500 म्युनिसिपल वार्ड्स हैं। अगर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की बात करें तो इंडिया में 70% कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल वेंडर्स के थ्रू होता है और एंटनी वेस्ट के पास इस सेगमेंट में अभी सिर्फ 12 ही प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर वेस्ट प्रोसेसिंग सेगमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया में 70% वेस्ट की कोई प्रोसेसिंग होती ही नहीं है। तो साल दर साल ये बचा हुआ 70% वेस्ट लैंडफिल्स में इकट्ठा होता रहता है। तो आने वाले समय में वेस्ट प्रोसेसिंग की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वेस्ट प्रोसेसिंग के सेगमेंट में एंटनी वेस्ट के पास अभी सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि कंपनी का साइज अभी बहुत छोटा है और वेस्ट मैनेजमेंट का मार्केट बहुत बड़ा है। तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है ग्रो करने के लिए और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में एंटनी वेस्ट अपने शेयर होल्डर्स के लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.4 का है। जनरली 1 से नीचे का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर डेब्ट्स का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी लगभग 30 से 35 करोड़ के ऑपरेशनल प्रॉफिट्स जनरेट करती है।
और कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लगभग 5 से 7 करोड़ के रेंज में ही रहता है। तो आने वाले समय में कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी काफी आसानी से कर सकती है। पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज 16% के रेट से ग्रो हुए हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 21% के रेट से ग्रो हुए हैं। तो पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी रही है। अब अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। इस गिरावट का एक रीजन तो ये है कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट हैं और इन प्रोजेक्ट से कंपनी कोई भी रेवेन्यू अर्न नहीं कर रही है। पर इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो भी लेबर का कॉस्ट आ रहा है वो कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। तो एक बार जब कंपनी इन प्रोजेक्ट से रेवेन्यूज जनरेट करना स्टार्ट कर देगी तब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव होने लग जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन्स में गिरावट का दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने लेबर्स की मिनिमम वेज को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है। वेस्ट मैनेजमेंट एक एसेंशियल सर्विस है। चाहे इन्फ्लेशन हो, वॉर हो या पैंडेमिक, वेस्ट तो हमेशा जनरेट होगा ही। और अगर वेस्ट जनरेट होगा तो इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए एंटनी वेस्ट जैसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की रेलेवेंस भी हमेशा रहेगी। इसके अलावा इस बिजनेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक इन्फ्लेशन इम्यून बिजनेस है। मतलब चाहे इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक एस्केलेशन क्लॉज होता है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर रॉ मटेरियल्स या लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है तो वो कॉस्ट कंपनी इजीली अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर सकती है। और क्योंकि कंपनी के क्लाइंट्स म्युनिसिपैलिटीज होती है तो उन्हें ये इन्फ्लेशन का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। अगर बिजनेस से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी के बिजनेस में मेनली एक ही रिस्क है। रिस्क ये है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और टेंडर्स में कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलता है जिनकी बिड सबसे अच्छी होती है। पर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडवांटेज ये भी है कि कंपनी को अगर एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो कई सालों तक उसकी अर्निंग्स फिक्स हो जाती है। टिपिकली एक कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर 7 से 8 साल का होता है और वेस्ट प्रोसेसिंग के कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर तो 25 साल तक होता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही काफी अच्छे हैं। चलिए अब कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री अगले 4-5 सालों तक लगभग 15% के रेट से ग्रो करेगी। ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लगभग 100 करोड़ के हैं। तो अगर हम 25% का टैक्स रेट अज्यूम कर लें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ 75 करोड़ के आसपास होने चाहिए। और क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री अगले 5 सालों तक 15% के CAGR से ग्रो करने वाली है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगले 5 सालों तक 15% के रेट से ग्रो कर सकती है। तो 5 साल बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट्स लगभग 150 करोड़ के पास पहुंच जाएंगे। और एंटनी वेस्ट के शेयर्स जनरली 10 से 15 के PE रेशियो पर ट्रेड करते हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि 5 साल बाद इस कंपनी का PE रेशियो 12 का होगा। तो इस असम्पशन के बेसिस पर आज से 5 साल बाद कंपनी की फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1800 करोड़ की होनी चाहिए। अब अगर 10% का डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लें तो आज की डेट में कंपनी की फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1100 करोड़ के आसपास होनी चाहिए और करेंटली एंटनी वेस्ट के लगभग 2.8 करोड़ शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। तो इस हिसाब से एंटनी वेस्ट के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 400 रुपए के आसपास होनी चाहिए और अभी कंपनी के शेयर्स लगभग 280 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब करंट वैल्यूएशंस पर हमें एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के शेयर्स पर लगभग 25% का डिस्काउंट मिल रहा है।
एंड गिवन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, आई थिंक 25% का डिस्काउंट काफी रीजनेबल है। तो दोस्तों ये था मेरा एंटनी वेस्ट का एनालिसिस। ये वीडियो किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी ड्यू डिलीजेंस जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को दबा करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे कंटेंट के अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।